जो विपक्षी की पार्टियां हुंकार भर रही हैं कि बीजेपी इंडिया के नाम से डर गई और भारत का जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने वाला है। इस विषय पे आपका क्या मंशा है? ये चेंज करने वाली तो कोई बातें नहीं है। सबको पता है कि भारतवर्ष जो है, जो हम जिस भारत में रहते हैं, आदि काल से इसको हम भारतवर्ष, आर्यव्रत या फिर भारत के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे, जहां भी हर चीज़ें इंग्लिश दिख रही है उसको पूरा परिवर्तन कर दें, ऐसा इस विषय पे क्या बोलना चाहिए? भाषा का विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। जबकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में बिंद समाज से मैं पहली महिला विधायक हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज गाजीपुर के जनपद में है और हमारे पूर्वांचल की एकदम मानी जानी हस्ती, और उनसे बातचीत करेंगे और उनका परिचय भी जानेंगे। और मैम, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। मैम जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बधाई आपको चैनल के लिए। और मैं अपना परिचय आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर संगीता बलवंत है और मैं सदर गाजीपुर की विधायक रही हूं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रही हूं पिछले गवर्नमेंट में। तो सरकार की आजकल जैसे चल रहा है माहौल, आगे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लेकर जिस प्रकार से घोसी विधानसभा की हार हुई बीजेपी का, इस पे रणनीति किस प्रकार से बन रही है पार्टी के अंदर? देखिए, एक घोसी विधानसभा को छोड़ दीजिए, वो भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जब इतने बहुमत के साथ केंद्र में और प्रदेश में जीतती है और उपचुनाव छोड़ देती है कुछ दलों को जिंदा रहने के लिए। और हमें लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जीत हम लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ दर्ज किया था पिछली बार, उससे अच्छी मार्जिन से हम लोग इस बार निकलेंगे। इस बार की रणनीति और बेहतर रहेगी और बेहतर और शानदार तरीके से रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है कि राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, इस देश का आम नागरिक भी लगा है भाजपा के कार्यों को देखकर। समाजवादी पार्टी तो कुछ और निगाह देखती है, कहती है कि तो ये तो भोपू की तरह बोलते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। इस पे आपकी क्या राय है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया आज उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब दिख रही है, आप भी देख रहे होंगे जब वो विदेश में जाते हैं या फिर विदेश के लोग जब देश में आते हैं तो उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए बड़े से बड़े लोग जो है कतार में लगे रहते हैं। तो वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री को भोपू कहने वाले महाभोपू हैं। और जिस प्रकार से नारियों को यहाँ पे एक 9 साल के बाद कार्यक्रम में उसमें लिखा गया है लिस्ट में कि नारी तो नारायणी, आप लोगों के साथ उसमें किस प्रकार के, जिस प्रकार से आप महिला भी हैं और महिलाओं के साथ कैसा लगाव रहता है कि पार्टी के सदस्यों का उसमें बीजेपी पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात कर रहे हैं और उसमें महिलाओं की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से केंद्र में है, आप देख लीजिए महिला नेत्रियों को कितना बड़ा बड़ा अवसर मिला है। चाहे आज निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, उन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला, वित्त मंत्रालय संभाला। और वहीं आप हमारे बीच में आज नहीं है स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने विदेश मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाला। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितने महिलाओं की कितनी कदर है। और हर जगह आज तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भाजपा ने शुरू किया और अभी आपने देखा 33% महिला आरक्षण का जो विधेयक पारित हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैम, आप तो सही बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ कुछ बर्बरताएँ कहीं कहीं होती हैं, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि पिछले समय में कुछ वीडियो वायरल हुए थे, उस विषय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा की है कि पहले हम सिया कहते हैं, उसके बाद राम कहते हैं, पहले हम राधा कहते हैं, उसके बाद कृष्ण कहते हैं, पहले हम पार्वती कहते हैं, उसके बाद शिव कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अग्रिम पंक्ति में महिलाओं को रखती है, महिलाओं की पूजा करती है, महिलाओं को का वंदन करती है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में महिलाएं बसी हैं,
कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के रग रग में बसा हुआ है। रग रग में महिलाओं के सम्मान के साथ जो ये आपने पौराणिक संस्कृति के साथ जो आप बोली हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और मित्रों सच में जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है जो घर होता है वो स्वर्ग हो जाता है। और जिस भी घर में है, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक ही मुद्दे में, हम सर्व समाज की बात करते हैं और नारियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और मैम हमारा जिस समाज से आती हैं, आप बिंद समाज से आती हैं, और जिस प्रकार से बिंद समाज की महिलाएं बड़ी दबी कुचली हैं, आज भी शिक्षा का स्तर उन लोगों का बड़ा कम है। इस माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिंद समाज के या कोई और समाज जो है जो पिछड़ी में आता है और जो आजकल शिक्षा पर जोर नहीं दे रहा है? सर्व समाज की भी बात कर सकता हूँ, कि उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि वो यदि आप अपने पास रखेंगे, वो ऐसा शस्त्र है कि आप मजबूत रहेंगे और हर परिस्थिति का सामना करेंगे। तो इस शिक्षा को किसी जाति धर्म में हम नहीं बांट सकते, चाहे वो बिंद समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, कोई भी समाज हो। शिक्षा को किसी जाति धर्म से हम नहीं बांट सकते। शिक्षा हर घर में होनी चाहिए, चाहे वो बहुजन समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो सर्व समाज हो। और ये सारे समाजों को मिला के एक ये सारा समूह जब मिलता है तो राष्ट्र रूपी एक फूल खिलता है। और हमारा राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हर घर में शिक्षा जाएगी और हर जाति धर्म के लोग जो है शिक्षित होंगे। और विशेष रूप से बिंद समाज की मैं हूँ, और बिंद समाज का आपने नाम लिया तो मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारा बिंद समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है। आप इससे अवगत भी होंगे। हमारे समाज में इतना पिछड़ापन है शिक्षा के रूप में, राजनीति के रूप में, कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में बिंद समाज से मैं पहली महिला विधायक हूँ। और आज़ादी के बाद यदि कोई पहली महिला विधायक बिंद समाज से हुआ है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और ऐसे में हम कहना चाहेंगे अपने समाज की महिलाओं से कि वो शिक्षा पे ध्यान दें। अभिभावकों से हम कहना चाहेंगे कि वो अपने बेटों के जैसा ही बेटियों को भी पढ़ाएं। बेटियां भी माँ बाप का, समाज का और देश का नाम रोशन करती हैं। जिस प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, और इस उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पे, जहाँ पे बेटियों को बड़ा कहीं कहीं अपने समाज में और ज़्यादातर समाज में यही चल रहा है। आज के भी समय में हमारा समाज भले इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, पर बेटियों और बेटों में फ़र्क देखा जाता है। देखिए, हमें तो लगता है कि वो बहुत पुराना दौर था जब भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें होती थीं और लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता था। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपकी बात से भी सहमत हूँ कि बहुत बड़े परिवर्तन के बाद भी अभी पूरी तरह से स्थिति नहीं बदली है। तो मैं सहमत हूँ इस बात से। और जो लोग अभी भी महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को शिक्षा की तरफ नहीं निकाल रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि बच्चियों को आप बोझ न समझें, उन्हें ये न समझें कि इसे तो दहेज देकर दूसरे घर में भेज देना है। बेटियां दोनों कुल का नाम रोशन करती हैं, दोनों घरों का नाम रोशन करती हैं, ससुराल का भी और मायका का भी। ऐसे में यदि आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो कहीं ना कहीं उससे आपका भी नाम जुड़ा रहेगा। अब मुझे ही देख लीजिए, हमारे पिताजी ने मुझे MA, LLB, B.Ed, PhD कराया। आज कोई भी बड़े गर्व से कहता है कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया, वो भी उस बिंद समाज में जहाँ पे लोग बेटों को पढ़ाने में हिचकते हैं। तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ और सारे अभिभावकों से ये निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने बेटियों को बेटों की तरफ पढ़ाएं। मित्रों, जिस प्रकार से हम माननीय विधायक जी से और पूर्व सहकारिता मंत्री जी से बात कर रहे थे, तो उनमें जिस प्रकार से शिक्षा को जोर दे रही हैं, यदि किसी भी समाज में शिक्षा का स्तर बेहद होगा तो समाज अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लेगा। आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक सभी चीज़ें उसकी परिपूर्ण हो जाएगी। क्या मैम, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों चीज़ों से आप बिल्कुल समृद्ध हो जाएंगे और आपके अंदर एक सबलता आएगी। एक राजनीतिक क्वेश्चन रहेगा मैम हमारा, जिस प्रकार से आजकल जो विपक्षी की पार्टियां हुंकार भर रही हैं कि बीजेपी इंडिया के नाम से डर गई और भारत का जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने वाला है, इस विषय पे आपका क्या मंशा है? ये चेंज करने वाली तो कोई बातें नहीं है। सबको पता है
कि भारतवर्ष जो है, जो हम जिस भारत में रहते हैं, आदि काल से इसको हम भारतवर्ष, आर्यव्रत या फिर भारत के नाम से जानते हैं। और हमें लगता है कि जो भी भारतवंशी है, जो भी भारत का निवासी है, इसको भारत के नाम से ही जानना पसंद करेगा। इसकी पहचान भारत के नाम से ही ये चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अच्छा निर्णय लिया है कि हम इसे इंडिया नाम से न जाने, जो एक विदेशी का बोध कराता है, एक विदेशी का बोध कराता है। और अगर हम भारत कहते हैं तो इससे राष्ट्र प्रेम झलकता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे, जहाँ भी हर चीज़ें इंग्लिश दिख रही है उसको पूरा परिवर्तन कर दें, ऐसा इस विषय पे क्या बोलना चाहिए? भाषा का विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी इंग्लिश है, इंग्लिश एक भाषा है, आप उसे ग्रहण करिए, लेकिन हम अपने देश का नाम एक विदेशी भाषा पर नहीं रखना चाहेंगे। जो भी देश का होगा वो अपने देश को अपनी मातृभाषा में, जो हमारी हिंदी भाषा है, उससे ही हम पहचान बनाएगा। इंग्लिश का कोई विरोध नहीं है। आज पूरे एक विश्व स्तर की भाषा है इंग्लिश, तो जहाँ उसका प्रयोग हो रहा है, जहाँ उसकी आवश्यकता है, वो हम लोग बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्र को पहचाना जाए तो वो हम अपनी भाषा में पहचानेंगे, भारत के रूप में पहचानेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सरकार जब से बनी है तब से नामों को लगातार परिवर्तन कर रही है, तो इसमें नाम पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसे अपना लेना क्या गलत है? यदि आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हम लोग तो गांव से निकल के आए हैं। अगर आप मम्मी कहेंगे तो वो मिठास नहीं आता है, वही आप माई कहिए, अम्मा कहिए तो कितना अपनापन लगता है। माँ कहिए, कितना अपनापन लगता है, एक लगाव लगता है। तो अगर जो संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है, जो हम लोग शुरू से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो उसे अपनाना कोई गलत नहीं है। आप इलाहाबाद कहते थे, लगता था कि हम किस मुगल युग में चले गए हैं। आप प्रयागराज कहिए, लगता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति दिख रही है। हम फैज़ाबाद कहते थे तो लगता था कि कहाँ हम किस मुगल काल में चले गए। आप अयोध्या कहिए, पूरा रोम रोम हमारा लगता है कि हम श्री राम के चरणों में बस गए हैं। चलिए मैम, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? लास्ट में हमारा वो है क्वेश्चन, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, और इस जीवन को हम अपने लक्ष्य में, चाहे हम जो सर्विस करें, जो बिजनेस करें, जो व्यापार करें, वो ईमानदारी से करते हुए कुछ समय जो है राष्ट्र के लिए भी निकालें। और राष्ट्र के लिए जब हम अपना समय देंगे तो लगेगा कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैं बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी को बता दें कि हम पूर्व सहकारिता मंत्री और विधायक और छात्र नेता से स्टार्टिंग पूरा जीवन लीला था, और आगे चलकर बहुत सारा इन्होंने नाम भी रोशन करेंगे, हमें उम्मीद है। और जिस प्रकार से हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, टिपिकल भी क्वेश्चन रखे जिस पे लोग घबराने लगते हैं और जवाब देने से कतराने लगते हैं, पर बड़ी पेशेंस के साथ हर हमारे सवालों का इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया होगा। आपको इनका जो भी सरकार का विरोध करते हैं उनको जवाब भी मिला होगा। और माननीय मंत्री जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और मिलते रहेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से सरकार की लगातार गलतियों को भी हम लोग दिखाते रहते हैं और अच्छाइयों को भी बताते रहते हैं, तो आज मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप सभी को इनकी बातें सुनकर भी अच्छा लगा होगा। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।